तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। तो कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही डरावनी और ख़तरनाक होने वाली है। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है खिलौने में बसी आत्मा। तो बिना देरी के हम कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम निशांत है। वैसे मैं भूत प्रेत इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता था और डरता भी नहीं था, पर मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था। रात को मैं घर से बाहर ना जाऊं और जल्दी से सो जाऊं, इसलिए घर वाले मुझे भूत के नाम से डराते थे। छोटा होने की वजह से मैं डर भी जाता था, पर मुझे पता नहीं था कि ये भूत प्रेत असल में होते कैसे हैं। तब मेरी उम्र हालांकि 10 या 11 साल होगी। तब मैंने कभी भूत नहीं देखा था, पर मैं अंधेरे से बहुत डरता था। मेरे घर वाले मुझे जल्दी सुलाने के लिए हमेशा ही कमरे की लाइट बंद कर देते थे और उन्हें लगता था कि लाइट बंद करने के बाद मैं सो जाता हूँ, पर असल में लाइट बंद होने के बाद मुझे कभी भी नींद नहीं आती थी, बल्कि डर के मारे अपने बिस्तर पर चादर ओढ़कर पड़ा रहता था। और फिर डरते डरते कब मेरी आँख लग जाती थी मुझे भी पता नहीं चलता था। ऐसे ही किसी कारण स्कूल की छुट्टियाँ चल रही थीं। पापा उनके एक दोस्त के साथ वहीं बाहर एक काम की वजह से जाने वाले थे। 2 या 3 दिन का काम था शायद, और वो मुझे और मेरी माँ को साथ लेकर चले गए और हमें उनके एक दोस्त के घर छोड़ दिया। पापा के दोस्त का एक बेटा भी था जो कि लगभग मेरी ही उम्र का था। नाम था सोहम। उसके पास बहुत सारे खिलौने थे, पर अजीब बात ये थी कि उसका कोई दोस्त नहीं था। जब मैं उसके घर गया तो कुछ ही देर में मेरी और उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। और तब मैंने सोहम की माँ को मेरी माँ से कहते हुए सुना कि सोहम हमेशा शांत शांत रहता है, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता, हमेशा डरा डरा सा रहता है, बाहर जाने से भी डरता है। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। पर मुझे उससे क्या था, क्योंकि वो मेरे साथ तो बहुत ही अच्छी तरह से खेल रहा था। उस दिन हम दोनों उसके कमरे के पास खेल रहे थे तो एक अजीब बात मैंने नोटिस की। उसका ध्यान बार बार उसके कमरे की खिड़की की ओर जा रहा था। जब भी वो खिड़की की ओर देखता तो मैं उसे हाथ हिलाकर खेल पर ध्यान देने को कहता, और जब उसने फिर एक बार खिड़की की ओर देखा तो मैंने कहा, अरे सोहम, यहाँ खेल पर ध्यान देना। तो उसने नीचे ज़मीन पर देखते हुए कहा, वहाँ कोई है। मैंने पीछे मुड़कर देखा और वहाँ कोई भी नहीं था। तो मैंने उससे कहा, अच्छा चल हॉल में चलकर खेलते हैं। पर उसने जैसे मेरी बात को सुना ही नहीं और वो भागकर उसके बेड के नीचे जाकर छुप गया अपने कमरे के। मुझे शायद उसकी बात तब ठीक से समझ नहीं आई। मेरा तो सारा ध्यान सामने पड़े टॉयज़ पर था। मैंने उसे फिर से बेड के नीचे से बाहर आने को कहा, पर वो सिर्फ बेड के नीचे से इधर उधर देख रहा था। उसने मुझे भी अपने साथ बेड के नीचे आने को कहा। मुझे लगा कि शायद वो मुझसे लुका छुपी जैसा गेम खेलना चाहता है, जैसे मैं अपने यहाँ गोश्त अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। तो फिर मैं भी उसके बेड के नीचे चला गया। नीचे जाते ही उसने अजीब तरीके से मुझसे पूछा, क्या तुमने खिड़की के पास किसी को देखा? मैंने बड़े आराम से कहा, नहीं तो उसने उतने ही अजीब तरीके से कहा, वो पहला हमेशा खिड़की में दिखाई देता है और फिर घर के अंदर आ जाता है। मैंने उससे पूछा कि वो कौन? जब मैंने उससे ऐसे पूछा तो उसने मेरे मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहा, आवाज़ मत करो, वो हमें देख लेगा। ऐसा कहते हुए उसने मुझे शांत रहने को कहा। तब मैंने महसूस किया कि उस कमरे में जो अलमारी थी उसका दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा है। हम दोनों को भी
वो दरवाज़ा बेड के नीचे से खुलता हुआ नज़र आ रहा था। दरवाज़ा खुलते ही मैंने देखा कि अंदर किसी के 2 पैर दिखाई दे रहे थे, नंगे और काले पैर, जिन पर मांस तो बिल्कुल भी नहीं था, मतलब ना के बराबर था। जो भी मांस था वो तनकर पूरी तरह से हड्डियों से चिपका हुआ था, सूखा और सिकड़ा हुआ। दिखने में बहुत ही अजीब और गंदे पैर थे। और मुझे तब भी वो समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने तब तक बस भूतिया नाम ही सुना था, पर कभी मैंने उसे देखा नहीं था। और तब मुझे सोम पर गुस्सा आया और मैं तो बेड के नीचे से बाहर निकलने लगा। पर सोम मुझे बाहर जाने से बेड के नीचे से मना कर रहा था और बार बार मुझे पीछे खींच रहा था। तब मैंने ज़ोर से उसके हाथ को झटका, सोम छोड़ छोड़, मुझे जाने दे। और फिर जब मैं बेड के नीचे से बाहर आया तो मैंने जो देखा वो बहुत ही डरावना था। वहाँ कोई भी नहीं था, वहाँ पर बस 2 पैर थे, गंदे, अजीब और उतने ही जितने हमने बेड के नीचे से देखे थे, मतलब घुटनों के नीचे तक। और मेरे बाहर आते ही वो आधे कटे हुए डरावने पैर उस कमरे के बाहर की तरफ दौड़ते हुए चले गए। वो बस टूटे हुए सड़े 2 पैर थे। मुझे वो बहुत ही अजीब लगा और मैं कुछ देर वहाँ पर रुककर कमरे के बाहर दौड़कर बाहर चला गया। मैंने अपनी माँ को सोहम की कंप्लेन दी कि सोम मुझे डरा रहा है। तब न जाने मुझे क्यों ऐसा लगा कि जैसे वो सोम का कोई डरावना खिलौना होगा जिसके जरिए सोहम मुझे डराना चाहता हो। तब मेरी माँ ने मुझे चुप रहने को कहा, क्योंकि तब हम मेहमान थे और वो मेरी वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहती थी। उसे लगा कि शायद मैंने ही कोई बदतमीजी की होगी, क्योंकि सोहम की माँ के कहने के मुताबिक सोहम तो बहुत शांत लड़का था। फिर भी मेरी बात सुनकर सोनू की माँ ने उसे बुलाया और सोहम को बहुत डांटा। वो चुपचाप नीचे सिर झुकाए अपनी माँ की बात और डांट सुन रहा था। उसने कोई भी उल्टा जवाब नहीं दिया। उसने तो बल्कि मेरी ओर देखा तक नहीं। मुझे वो देखकर थोड़ा बुरा लगा कि मैंने खामोखा ही उसकी कंप्लेंट कर दी। फिर मैं उसके साथ खेलने भी नहीं गया और दिन भर उनके बड़े टीवी पर कार्टून देखता सोफे पर पड़ा रहा। शाम को जब वो मेरे सामने आया तो मैंने सोहम से माफ़ी मांगी और फिर उसके साथ बात करने लगा और फिर हम दोनों फिर से खेलने लगे। इस बार मैंने उसे घर के हॉल में ही बाहर खेलने को कहा। उसके बावजूद भी, हॉल में खेलने के बावजूद भी वो बार बार खिड़की की ओर देखता था। रात हमने एक साथ ही खाना खाया और फिर सोहम की माँ ने हमारे दोनों का बेड उसके कमरे में ही लगा दिया। मैं जब अपने बिस्तर में जाकर लेट गया तो सोहम ने लाइट बंद कर दी, पर मैं लाइट को ऑन रखना चाहता था। इसलिए मैंने उसे कहा, सोहम लाइट को ऑन करना, मुझे अंधेरे से डर लगता है। तो उसने मुझसे कहा, नहीं, लाइट चालू रहेगी तो वो मुझे दिखाई देगा। लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी और उठकर लाइट को ऑन कर दिया। वो तो जैसे चुपचाप अपने बेड पर पड़ा रहा। फिर मैं भी अपना बिस्तर लेकर सो गया। उसके बाद कब मेरी आँख लगी ये पता ही नहीं चला, पर एक अजीब सी आवाज़ की वजह से मेरी नींद खुल गई। वो किसी के रोने की आवाज़ थी। कोई धीरे धीरे मुस्कुराकर रो रहा था। तो मैंने देखा तो कमरे की लाइट बंद थी। मुझे सोम पर बहुत गुस्सा आया। इसने ज़रूर मेरे सोने के बाद लाइट को बंद कर दिया होगा। तब भी वो रोने की आवाज़ आ ही रही थी, लेकिन अंधेरा होने की वजह से मैंने अपने बेड से उठने की हिम्मत तक नहीं गई और फिर मैं चुपचाप ब्लैंकेट ओढ़कर पड़ा रहा। मैंने ब्लैंकेट के अंदर से ही सोम को 1-2 बार आवाज़ भी दी, सोहम, सोहम,
पर जैसे ही मैं आवाज़ देता, रोने की आवाज़ और ज़ोर ज़ोर से आने लगती। नहीं नहीं नहीं। डर के मारे मैं वैसे ही पड़ा रहा। पहले ही सोम ने मुझे बहुत ही डरा रखा था, तो मैंने तब उस आवाज़ को इग्नोर किया और फिर सोने की कोशिश करने लगा। फिर पता नहीं कब वो आवाज़ रुक गई और कब मेरी आँख लग गई। उसके अगले दिन सुबह जब मैं उठा तो सोहम मेरे बेड के पास आकर खड़ा होकर मुझे घूर रहा था। मैं उसे देखकर डर गया और झट से अपने बेड के ऊपर बैठ गया। सोहम, क्या कर रहे हो? मैं पता कितना डर गया। मुझे लगा कि तुम मर गए। और फिर इतना कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। मैंने अपने आसपास देखा और उठकर अपनी माँ के पास चला गया, पर मैंने माँ को कुछ नहीं बताया। जब हम दोनों नाश्ता कर रहे थे तो मैंने उससे पूछा, सोहम सोहम, पर अब वो मेरी ओर देख नहीं रहा था, बस नीचे देख के नाश्ता कर रहा था। सोहम सोहम सुन ना, कल रात मैंने किसी की रोने की आवाज़ सुनी। तो उसने नीचे देखते हुए ही कहा, हाँ जानता हूँ। तो मैंने उससे पूछा, मतलब तूने भी आवाज़ सुनी ना? उसने फिर से मेरी तरफ देखते हुए कहा, तू फिर से मेरी माँ को कंप्लेंट नहीं करेगा तो मैं बताऊँगा। तो मैंने कहा, अच्छा बोल ना, पक्का नहीं करूँगा कंप्लेंट। तो उसने थरथराते हुए कहा, वो मैं ही था। आधी रात को मैं ही रो रहा था। उसकी ये बात सुनकर मुझे बुरा लगा, लेकिन अच्छा भी लगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो किसी भूत के रोने की आवाज़ है। तो उसने अपने थरथराते हुए हाथ से मेरे हाथ को पकड़ते हुए कहा, मैं रो रहा था क्योंकि कल रात मैंने उसे देखा। वो तुम्हारे बिस्तर के पास खड़ा होकर तुम्हें ही घूर रहा था और बाद में वो तुम्हारे पास सोया था। ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं ब्रेकफास्ट छोड़कर भागकर अपनी माँ के पास चला गया। मैं अपनी माँ को ये बात बताना चाहता था, पर मुझे लगा कि कल ही उसने मेरी वजह से डांट खाई है, तो मैंने इस बात को जाने दिया। अब हम दोनों ज़्यादा बात भी नहीं कर रहे थे। उसका बिहेवियर बहुत ही अजीब था, इसीलिए शायद उसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे। पता नहीं वो ऐसा क्यों बिहेवियर या बर्ताव कर रहा था। उसी दिन मेरी माँ और मेरी आंटी बाहर कहीं शॉपिंग के लिए जा रहे थे, तो उन दोनों ने सोहम और मुझे घर पर ही रहने को कहा। पर मैं सोहम के साथ खेलना नहीं चाहता था, क्योंकि हर बार वो मुझे किसी न किसी चीज़ से डराता था। तो मैं उसके कमरे में गया और कुछ खिलौने लेकर बाहर आ गया और मैं वहीं बैठकर टॉयज़ के साथ खेलने लगा। मुझे लगा कि शायद सोहम अपने कमरे से बाहर मेरे साथ खेलने आएगा, पर वो नहीं आया। वो अंदर ही अपने कमरे में बैठा रहा। आज जब मैं बड़ा हो गया हूँ तो समझता हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं जो पहले तो अपने होने का एहसास दिलाती हैं और फिर धीरे धीरे हमें नज़र आने लगती हैं। पर तब मैं ये बात नहीं समझता था और तब मेरे साथ दोपहर ऐसा कुछ हुआ था। जब मैं हॉल में अकेले खेल रहा था तो मुझे कुछ खड़खड़ाने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि कोई चीज़ ज़ोरों से काँप रही हो। मैंने अपने आसपास देखा तो वो एक खिलौना था जो कि बहुत ज़ोर से हिल रहा था, थरथरा रहा था। मैंने उसे पकड़कर स्टॉप किया और उसे बंद करने का बटन ढूंढने लगा, पर उसमें कोई बटन ही नहीं था। मुझे लगा कि उसमें कोई मोटर वगैरह होगी जो अपने आप ही चालू हुई होगी, पर एक नॉर्मल सा खिलौना था। तभी अचानक मुझे कांच पर कुछ खरोंचने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई अपने नाखून खरोंच रहा हो। मुझे पता था, हो ना हो ये ज़रूर सोहम ही होगा जो मुझे फिर से डराने की कोशिश कर रहा होगा। तो फिर मैंने उसे आवाज़ दी, सोहम, अब ये तुमने कुछ किया ना तो मैं फिर से मम्मी से तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगा। पर आगे से सोहम का कोई जवाब नहीं आया। उसके कमरे का दरवाज़ा बस थोड़ा सा खुला हुआ था, पर जब मैंने यहाँ वहाँ देखा तो मुझे हॉल की खिड़की पर किसी का हाथ दिखाई दिया।
बिल्कुल वैसा ही जैसे एक दिन पहले मैंने पैर देखे थे। हड्डियों से चिपका हुआ मांस, बड़े बड़े लंबे नाखून और सूखा सड़ा और काला पड़ा हुआ वो हाथ खिड़की के कांच पर अपने नाखून खरोच रहा था। वो देखकर मैं फिर से कांप गया। मेरा बदन अब थरथराने लगा था क्योंकि अब मुझे डर लगने लगा था और घर में भी मेरे और सोहम के अलावा कोई भी नहीं था जिसे मैं आवाज़ दे सकूं। अब मुझे कुछ कुछ एहसास हुआ कि ये सोहम नहीं हो सकता। तभी मुझे हॉल में रखी एक अलमारी के अंदर से एक खड़खड़ाहट भरी आवाज़ सुनी। मेरा ध्यान जैसे ही उस अलमारी की ओर गया, अलमारी का दरवाज़ा अपने आप ही थोड़ा सा खुल गया। तब मुझे अलमारी के अंदर से 2 आंखें दिखाई दी। आंखें नीली गहरी चमकती हुई आंखें। वो देखकर मेरी हालत अब और भी ख़राब हो गई। मैं बस अपनी सांस रोककर उस आंखों को ही देख रहा था। मुझे डर लग रहा था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कल की तरह अचानक कोई बहुत ही डरावनी चीज़ अलमारी से निकलकर मेरी ओर ना आ जाए। मैं जानता था कि ये आंखें सोहम की नहीं हैं क्योंकि सोहम की आंखें तो ब्राउन कलर की थी। तो मैं आहिस्ता से वहाँ से उठने की कोशिश करने लगा। मैं भागकर सोहम के कमरे में जाना चाहता था, पर वो आंखें बस मुझे ही घूर रही थी एकटक। और तभी मैंने सोहम की आवाज़ सुनी, निशांत, यहाँ आओ, यहाँ मेरे पास। मैंने तभी यहाँ वहाँ देखा, पर वहाँ सोहम नहीं था और वो आवाज़ अलमारी के अंदर से आ रही थी। मुझे पता नहीं चल रहा था कि ये सोहम है या कोई और जो मुझे डरा रहा है, लेकिन फिर भी मैं अंदर से बहुत डरा हुआ था। तो मैंने भी उसे आवाज़ दी, सोहम देख, अभी अभी अलमारी से बाहर निकल, देख ले, वरना मैं माँ को बता दूँगा। पर वो आंखें एकटक मुझे ही घूर रही थी और फिर उसने किसी जानवर की तरह अपना मुंह खोल दिया। मुझे तब उसके निखीले दांत तो दिखाई दिए। मैंने फिर से उससे कहा, देख ले सोहम, मैं फाइनल बार बोल रहा हूँ, ठीक यार, प्लीज़ बाहर निकल आया। मैं यार पहले से ही बहुत डरा हुआ हूँ। पर वो चीज़ वो मुझे देखकर हंस रही थी। निशांत, यहाँ अंदर आओ। मुझे उस पर गुस्सा भी आ रहा था और बहुत डर भी लग रहा था। और फिर भी मैं अपनी जगह से उठकर धीरे से उस अलमारी की ओर बढ़ा। जैसे जैसे मैं अपना एक एक कदम आगे बढ़ाता जा रहा था, अलमारी का दरवाज़ा भी धीरे धीरे बंद होता जा रहा था। और जब तक मैं उस अलमारी के बहुत करीब चला गया, तब तक उस अलमारी का दरवाज़ा पूरी तरह से बंद हो गया। अब मैं बहुत ही बुरी तरह से काँप रहा था। अंदर क्या चीज़ है मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैं जब उस अलमारी का दरवाज़ा खोलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रहा था, तो मैंने महसूस किया कि मेरा हाथ भी बहुत ज़ोरों से काँप रहा है। फिर भी मैंने हिम्मत कर झट से उस दरबारी का दरवाज़ा खोला, अलमारी का, और मैंने झट से अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि मैं नहीं देखना चाहता था कि अंदर क्या है। पर कुछ देर तक सब शांत रहा, कोई भी आवाज़ नहीं आई। और फिर मैंने अपनी एक आँख को धीरे से खोलकर देखने की कोशिश की। अंदर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। और फिर मैंने अपनी दोनों आंखें खोलकर देखने की कोशिश की, तो अलमारी के अंदर बस उनके घर का सामान था। और मैं इस बात से हैरान था कि अंदर तो इतनी जगह ही नहीं थी कि कोई इंसान या कोई बच्चा भी उसमें छिप सके। तो फिर जो मुझे नज़र आया था वो क्या था? मैंने फिर डरते हुए ही दरवाज़ा लगाया और दरवाज़ा लगाते ही उस अलमारी से बहुत ही भयानक चीज़ मुझ पर लिपट पड़ी। मैं चिल्लाकर नीचे गिर पड़ा। वो किसी जानवर की तरह थी। वो चीज़ मेरी आंखों के सामने हंसते हुए भागकर घर में के अंदर कहीं गायब हो गई एक पल में ही। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरी हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी। मुझ में इतनी भी ताकत नहीं थी कि मैं उठकर सोहम के कमरे में चला जाऊं। मैं बस बुरी तरह से काँप रहा था। तभी मेरी माँ और आंटी दोनों घर वापस आ गए। मुझे नीचे पड़ा हुआ देखकर मेरी माँ झट से मेरे पास आई और मुझसे पूछा, क्या हुआ तुझे? तू ऐसे क्यों पड़ा है?
और इतना काँप क्यों रहा है? तो मैंने रोते हुए उससे कहा, माँ माँ, यह अलमारी में कोई था जो मुझे घूर रहा था और मुझे डरा रहा था। हाँ, और जब मैं यहाँ आया तो वो मुझ पर जानवर की तरह झपटा। सोहम की माँ को लगा कि शायद सोहम ने ही फिर से कोई शरारत की है, तो वो सोहम के कमरे में जाकर उसे खींचते हुए बाहर लेकर आई और फिर से उस पर चिल्लाने लगी, सोहम, क्या किया तुमने? बच्चा है बोलकर अब तू तो सिर पर चढ़ने लगा है। घर आए हुए मेहमान से ऐसे बिहेव करते हैं? हाँ, बता मुझे, ऐसे डराते हैं? पर सोहम नीचे गर्दन झुकाते हुए अपनी माँ की चुपचाप डांट सुन रहा था। शायद उसे इस बात की आदत हो गई थी। और तब मेरी माँ ने कहा, अरे जाने दो, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, खेल खेल में शायद ऐसा हो गया होगा। तभी सोहम की माँ ने रिप्लाई दिया, नहीं, ये हमेशा ही ऐसा करता है। कभी अपने बाथरूम में जाकर छुप जाता है, तो कभी अपने आप को ही नाखूनों से खरोच लेता है, तो कभी अपने दांतों से ही अपने आप को काट लेता है और फिर झूठ बोलता है उसने खरोचा, उसने काटा। तो कभी रात में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है कि कहता है कि खिड़की में कोई है, और कभी कहता है अलमारी में कोई है। ऐसे भी कोई भला खेलता है क्या? और तब मेरी माँ ने आंटी को शांत करते हुए कहा, उसने किसने? पता नहीं किसने, पर हमेशा ही ये गलती करता है और ऐसे किसी का नाम बताता है जो कि घर में है ही नहीं। तभी शायद मेरी माँ को उसकी बात समझ में आ गई। तभी उसने आंटी को शांत करते हुए और हमें दोनों को कमरे में जाने के लिए कहा। अब मेरी माँ आंटी को समझा रही थी कि अगर बच्चा बार बार एक ही बात बोल रहा है तो मतलब वो ज़रूर कुछ ना कुछ बताना चाहता है, या तो जो वो बोल रहा है वो सच है, कुछ तो होगा जिसलिए वो इतना शांत और चुपचाप रहता है। हम दोनों उसकी बातें सुनते हुए कमरे के अंदर चले गए, पर सोहम उस टाइम नॉर्मल था, जैसे उसे इन सब चीज़ों की आदत सी हो गई थी। सोहम मेरे पास आकर बैठ गया और उसने कहा, मेरी बात का कोई यकीन नहीं करता, पर मैंने सच में उसे देखा है। वो मुझे घूरता ही है, मुझे मारता है, मुझे चोट पहुंचाता है। और आज तुमने भी देखा ना, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा था। मैं तुम्हें सच में डराना नहीं चाहता, पर ये सच्चाई है। मैंने उसे देखा है, वो बहुत ही बुरी चीज़ है। तब मैं उसे कुछ भी समझाने की हालत में नहीं था, क्योंकि तब मैं खुद बहुत डरा हुआ था। और वैसे भी जिस चीज़ को मैं ठीक से समझता और जानता नहीं था, उसके बारे में मैं उसे क्या समझाता। फिर मैंने उसकी बात को इग्नोर किया। मेरी माँ और आंटी ने हम दोनों को समझाया, बच्चों की तरह खेला करो, मस्ती मत किया करो। पर ये बात हम दोनों की थी ही नहीं, क्योंकि वहाँ कोई और था, कोई तीसरी चीज़ थी जो इस सब के लिए जिम्मेदार थी। पर न जाने क्यों हम दोनों में उस दिन ज़्यादा बात नहीं हुई। दोपहर की वो डरावनी घटना के बाद मैं ज़्यादातर अपनी माँ के साथ ही रहा, दिन भर उसके आसपास ही खेलता रहा। लेकिन फिर उन्होंने हमें दोनों को समझाकर एक कमरे में सुला दिया। इस बार मैंने सोहम से कुछ भी नहीं कहा। वो अपनी लाइट बंद कर अपने बेड पर चला गया। मैं तो अंधेरे से पहले भी डरता था, पर अब उस अनजान चीज़ से मुझे डर लगने लगा था। पर मुझे अब पहले से ज़्यादा इन बातों पर यकीन हो गया था कि सोहम खुद इन सब की बातों को लेकर परेशान था। और फिर उन दोनों के बारे में सोचते हुए अंधेरे में कब मेरी आँख लग गई, मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं चला। बीच रात मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ कि किसी ने मुझे अपने हवा में उठाया हुआ है अपने ऊपर। उस अजीब एहसास से मेरी नींद टूट गई, और जब मैंने उठकर देखा तो मैं ज़मीन पर सो रहा था। ना मेरे नीचे बेड था और ना ही ब्लैंकेट था। मैंने उठकर लाइट ऑन की तो देखा कि मेरे बिस्तर पर कोई सो रहा है, वो भी सिर से लेकर पाँव तक पूरी तरह से ब्लैंकेट ओढ़कर। और फिर मैंने सोहम के बेड की ओर देखा, पर सोहम अपने बेड पर नहीं था। मुझे लगा कि ये सोहम ही होगा जो डर के मारे अपने बिस्तर को छोड़कर मेरे साथ सोने आया होगा। लेकिन फिर मुझे
ऊपर से बेड से उठाकर नीचे ज़मीन पर किसी ने रख दिया और मैं फिर झट से अपने बेड के पास चला गया। मैंने ब्लैंकेट को खींचकर देखा तो अंदर कोई भी नहीं था, बेड खाली था। पर ऊपर की तरफ से देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान उस पर सो रहा हो। मैंने फिर से सोहम के बेड पर देखा तो फिर वहाँ पर कोई सो रहा था। पर जब मैंने थोड़ी देर पहले वहाँ पर देखा था तब तो वहाँ कोई भी नहीं था। और फिर मैं समझ गया कि वहाँ पर कोई अजीब चीज़ ज़रूर होगी, वही जो मैंने देखी थी। मैंने फिर भी उस ब्लैंकेट को खींचकर देखना चाहता था कि अंदर कौन है। तभी मुझे बाथरूम से एक हल्की सी आवाज़ आई, निशांत, निशांत, ब्लैंकेट को मत उठा, यहाँ इधर अंदर आ। मैंने देखा तो सोहम बाथरूम के अंदर था। वो मुझे अंदर बुला रहा था और फिर उसने अपनी आँखें बड़े बड़े करते हुए उसने बेड की ओर देखा। तो मैंने भी पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि वो ब्लैंकेट अपने आप ही किसी इंसानी कार में हवा में उठने लगी थी। वो देखकर मैं भागकर बाथरूम के अंदर चला गया। मेरे अंदर जाते ही सोहम ने दरवाज़ा लगा लिया और सोहम ने कहा, आवाज़ मत कर वरना वो यहाँ भी आ जाएगा। तब सोहम बहुत ही बुरी तरह से काँप रहा था और मैं भी। वो क्या चीज़ थी हमें पता नहीं, पर मैंने देखा कि वो बाथरूम के बाहर ही खड़ी थी। दरवाजे के नीचे उसके पैर नज़र आ रहे थे। हम दोनों वहीं खड़े होकर उसके जाने का इंतज़ार कर रहे थे। मैंने बाथरूम में लेटकर दरवाजे के नीचे से उसे देखना चाहा कि वो क्या चीज़ है, पर सोहम मुझे देखने से मना कर रहा था। तो मैंने उसे बस शांत रहने को कहा। हालांकि हम दोनों ही कांप रहे थे, हम दोनों ही डरे हुए थे। मैंने नीचे लेटकर दरवाजे के नीचे की ओर देखा तो वो वही पैर थे जो मैंने एक दिन पहले देखे थे। सड़े गले, बड़े बड़े नाखून और उन पर खींचा हुआ नाखून का निशान था। पर शायद जो भी कोई था उसे पता चल गया था कि मैं नीचे से सब कुछ देख रहा हूँ। वो दरवाज़ा तोड़कर एकदम से मेरे पास आ गया। धड़कन अब मेरी तेज़ चलने लगी थी, जैसे वो पेड़ दौड़कर मेरे पास ही आ रहे हों। जैसे ही वो पैर दरवाजे के पास आ गए मैं डरकर पीछे हट गया। मेरी सांस तेज हो गई थी, बदन बहुत ज़ोर ज़ोर से थरथरा रहा था। तो मैंने सोहम से कहा, वहाँ कोई है सोहम? और वो अंदर आना चाहता है। और ये कहते हुए तो मैंने जब सोहम की ओर देखा तो देखा कि कोई पीछे उसके परछाई खड़ी थी, काली, बहुत ही काली परछाई। उसके लंबे लंबे हाथ थे और उसके पूरे बदन पर हड्डियों का सड़ा हुआ मांस था, जैसे पूरा मांस सूखकर हड्डियों से चिपक गया हो। आंखें तो बिल्कुल वैसे जैसे हमने दोपहर में देखी थी, नीली गहरी चमकती हुई। मेरी तो आवाज़ ही जैसे नीचे ही अटक गई हो। मैंने बस सोहम को हाथ से इशारा किया कि तेरे पीछे कोई है, पर सोहम की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि पीछे मुड़कर देख सके। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वो चीज़ अपने गर्दन के आड़े टेढ़े घुमाती हुई अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे ही घूर रही थी। मुझे अब समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। मैंने झट से बाथरूम का दरवाज़ा खोला और सोहम का हाथ को पकड़कर वहाँ से खींचा तो उस डरावनी चीज़ ने अपने हाथों के बड़े बड़े नाखूनों से, अपने खतरनाक नाखूनों से मुझे ही खरोच दिया। मैं दर्द से चिल्लाया, लेकिन फिर भी मैं सोहम को खींचते हुए बाथरूम से बाहर ले गया और हम दोनों भी दौड़कर अपने कमरे के पास चले गए। तब मेरे हाथ से खून बह रहा था। तब मैं दौड़कर आंटी और माँ के कमरे के पास चला गया और उन्हें ज़ोर ज़ोर से बाहर से आवाज़ देने की कोशिश करने लगा। उन्हें भी डर लगा कि इतनी रात को हम चिल्ला क्यों रहे हैं। तब मेरी माँ मुझे देखकर बहुत डर गई। मेरे हाथों से यानी खून बह रहा था। वो मुझे बार बार ही पूछ रही थी कि आखिर हुआ क्या है। मैंने तब उसे इतना ही कहा, कुछ नहीं हुआ, आप बस मुझे अस्पताल ले चलो। सोहम की माँ को लगा कि सोहम ने कुछ तो किया होगा, पर मैंने उसे भी साफ साफ बता दिया कि सोहम की इसमें कोई भी गलती नहीं है, उल्टा उसने तो मेरी जान बचाई है। तब वो तुरंत मुझे अस्पताल लेकर चले गए।
तब हम सब साथ थे। जो भी मैंने देखा और महसूस किया वो सब मैंने बता दिया और उन्हें यकीन दिलाया कि सोहम बेचारे की तो इसमें कुछ भी गलती नहीं है। वो सच कहता है कि उस घर में कोई अजीब चीज़ ज़रूर है जो उसे कई महीनों से डरा रही है और उसी चीज़ ने आज ही मुझे चोट पहुंचाई है। मेरी मम्मी ने मेरे पापा को फ़ोन कर कर मेरे साथ हुए हादसे के बारे में बता दिया और फिर अगले दिन ही मेरे पापा और उनके दोस्त वो की डाली पर वापस अपने घर आ गए। उसके आने के बाद मैंने पापा को और अपनी मम्मी को सारी बात बता दी और फिर मैंने उनको भी समझाया कि इस घर में बुरी ताकत और बुरी आत्मा है जो कि सोहम को चोट पहुंचा रही है, पर उसे इस बात पर यकीन था या नहीं हमें पता नहीं था। और फिर पापा के साथ मैं और मेरी माँ घर छोड़कर अपने घर चले गए। तब घर से जाते वक्त सोहम की माँ ने सोहम का एक कीमती खिलौना मुझे गिफ्ट में दे दिया। उस घर से जाने के बाद भी मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उस घर में जो कोई भी चीज़ थी मुझे अब तक उससे छुटकारा नहीं मिला था। और जब हम घर वापस आए तो मेरी माँ ने वो सामान और मेरा वो खिलौना मेरे कमरे में रख दिया। तब मैंने एक अजीब बात को नोटिस किया कि जो कोई चीज़ सोहम को परेशान कर रही थी वो शायद मेरे साथ मेरे घर आ चुकी थी। क्योंकि जब मैं घर आया और मेरे कमरे में मैंने किसी और का होने का एहसास किया। क्योंकि जब भी मैं मेरे कमरे में किसी जगह पर रुकता था तो ऐसा लगता था कि जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है, पर जब मैं पीछे मुड़कर देखता था तो वहाँ कोई नहीं होता था। तो मैंने दूसरे ही दिन मेरी माँ को ये सब बता दिया, पर उसे लगा कि शायद वो डर मेरे दिल में बैठ गया है और शायद इसलिए मुझे अब भी डर लग रहा है। तो फिर मुझे भी ऐसा लगा कि शायद ऐसा भी हो सकता है। इसके बावजूद मैंने एक हफ्ते तक घर में अजीब अजीब चीज़ें महसूस की, जैसे मेरे कमरे के बाहर किसी के खिड़की के पास होने का एहसास किया, कांच पर भी खरोंचने की आवाज़ सुनी और मेरे कमरे के अंदर एक कोना था जहाँ पर हमेशा अंधेरा ही रहता था। वहाँ हर बार मुझे कोई नज़र आता और फिर अगले ही पल गायब हो जाता था। मुझे ये सब अजीब तो लग रहा था, पर मैं हर दिन इन सब चीज़ों को डर समझकर इग्नोर करते जा रहा था। कुछ एक हफ्ते बाद सोहम की मम्मी का मेरी माँ को फ़ोन आया तो आंटी ने बताया कि सब कुछ ही दिनों में सब कुछ अचानक ही ठीक हो गया। सब कुछ हमारे जाने के बाद उन्होंने एक अच्छे से सेक्रेटरी डॉक्टर को दिखाया और तब से ही उसकी तबीयत में सुधार आ रहा है और उसका डर भी अब दिन ब दिन कम होता जा रहा है और अब वो नॉर्मल सा रहने लगा है। पर तब मैंने एक अजीब बात महसूस की थी। वो ये थी कि शायद वो चीज़ सोहम के कमरे से निकलकर अब मेरे साथ कमरे में आ चुकी थी। और फिर उसके एक दिन बाद ही मैंने वो बुरा अनुभव फिर से किया। ऐसे ही एक दोपहर में मैं अकेले ही अपने कमरे में खेल रहा था। मेरे सामने मेरे सारे खिलौने पड़े हुए थे और तब मैंने महसूस किया कि अलमारी का दरवाज़ा अपने आप ही खुल रहा है। ये बिल्कुल वैसा था जैसे कि सोहम के कमरे में हुआ था। मतलब साफ था कि अब वो चीज़ मेरे सामने आना चाहती थी। धीरे धीरे अलमारी का दरवाज़ा पूरी तरह से खुल गया। मैंने डरते हुए ही अपनी नज़र उठाकर अलमारी की ओर देखा तो अलमारी में कोई भी नहीं था। फिर मैंने अपनी नज़र और थोड़ा उठाकर अलमारी के ऊपर देखा, पर वहाँ भी कुछ नहीं था। मतलब वहाँ सब भी ठीक था, पर न जाने क्यों मुझे अब ये सब कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। पर मैं तो पीछे मुड़कर देखना भी नहीं चाहता था। मतलब जो कुछ भी सोहम के साथ हो रहा था वो ख़त्म नहीं हुआ था। वो सब अब मेरे साथ शुरू होने वाला था। अब वो काली परछाई मेरे साथ मेरे कमरे में थी और तभी मुझे किसी चीज़ की थरथराने की आवाज़ आने लगी
मैंने देखा कि आंटी ने जो मुझे गिफ्ट दिया था वो खिलौना अलमारी में ही था और वो अपने आप ही थरथराने लगा था, बहुत ज़ोरों से शेक कर रहा था। मैं उसे हाथ लगाकर बंद करने ही वाला था कि तभी मुझे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। मैंने जब अपने कंधे पर देखा तो वही लंबा काला सड़ा हुआ हाथ और लंबे नाखून थे। मैं वो देखकर कांपने लगा और डर के मारे वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा और तब उन नाखूनों ने मेरे कंधे पर थोड़ा सा खरोंच दिया और फिर मैंने जाकर अपनी माँ को जो मैंने महसूस किया था सारी बात बता दी और फिर ये भी बताया कि वो काला साया अब वहाँ से निकलकर हमारे घर में आ चुका है। मेरी माँ ने भी बिना वक्त जाया किए मेरे पापा को फ़ोन कर कर मेरे बारे में पूरी बात बता दी। तो मेरे पापा भी ऑफिस से जब जल्दी वापस घर आ गए और वो किसी अंकल को अपने साथ ही घर लेकर आए थे। अंकल के आते ही उन्होंने एक अजीब सी गंध को महसूस करने के बारे में बताया घर में। वो स्मेल ऐसी थी जैसे कोई डेड बॉडी की स्मेल होती है और फिर उन्होंने कहा कि इस घर में कुछ तो अजीब चीज़ है और वो उसे ढूंढना चाहते हैं। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा तुमने कोई घर में अजीब बात महसूस की है? तो मैंने उन्हें बताया कि जब मैं दोपहर को अकेले अपने कमरे में खेल रहा था तो मैंने देखा कि अलमारी का दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया। तब उन्होंने मुझे अपना कमरा दिखाने को कहा। मैंने तभी दूर से ही इशारा कर कर अपना कमरा दिखाया। वो आदमी जाकर कमरे के बाहर खड़ा हो गया और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर वो कुछ मुंह में ही बड़बड़ाने लगे। यहाँ इस कमरे से किसी चीज़ की बहुत ही तेज़ बदबू आ रही है। इस कमरे में कुछ ना कुछ अजीब चीज़ है जिसके साथ एक बहुत ही बुरी आत्मा जुड़ी हुई है और वो उसी के ही सहारे ही यहाँ तक आ पहुँची है। तो मैंने उन्हें झट से कहा, हाँ मैंने अलमारी खुलने के बाद जब अंदर देखा तो वो खिलौना बहुत ज़ोर से अंदर शेक कर रहा था। मेरी माँ ने पूछा कि ये वही खिलौना है ना जो आंटी ने तुम्हें गिफ्ट में दिया था? मैंने उन्हें हाँ कहा और फिर हमें समझते देर नहीं लगी। ये खिलौना हॉन्टेड था और ये जो भी कोई आत्मा है वो इस खिलौने के जरिए ही यहाँ तक आ पहुँची है। मतलब बिल्कुल साफ था कि जब तक वो खिलौना उनके घर से बाहर गया सोहम तब तक बिल्कुल ठीक हो रहा था और अब सोहम को छोड़कर वो चीज़ अब मुझे परेशान कर रही थी। उस अंकल ने मेरे कमरे में अंदर जाकर सब तरफ ठीक से देखा। किसी सिग्नल डिटेक्टर की तरह मशीन को लेकर वो हर तरफ घूम रहे थे और उन्हें फिर अलमारी के ठीक पास ही सिग्नल बढ़ता हुआ दिखाई दिया और जब उन्होंने वो टॉय को उठाना चाहा तो उनको बहुत ज़ोर से झटका सा लगा और फिर उनका हाथ झटक दिया गया। पर जिस वक्त उन्होंने वो अपना हाथ उस खिलौने को लगाया था तब हम सब ने अलमारी में एक बहुत ही काली परछाई देखी, जैसे कि बिजली चमकती है ठीक उसी तरह कुछ पल के लिए उस बुरी आत्मा की परछाई दिखाई दी और अगले ही पल वो गायब हो गई, जैसे वो परछाई अपने होने का सबूत दे रही थी। वो बिल्कुल वही परछाई थी जिसे मैंने सोहम के कमरे में देखा था। उन अंकल ने अपने साथ कुछ पानी जैसी एक चीज़ लाई थी, जिस चीज़ को उन्होंने उस खिलौने पर छिड़का और फिर उसे अपने हाथ से उठाकर एक लाल कपड़े में बांध दिया। वैसा करते ही हम सबको घर में एक पॉजिटिव एनर्जी यानी कि अच्छा महसूस होने लगा। वो एहसास ऐसा था जैसे हमारे सिर से किसी चीज़ का बोझ सा उतर गया हो या फिर हमारा बदन नॉर्मल या रिलैक्स फील करता हो, बिल्कुल वैसे ही फील होने लगा था। और फिर कुछ देर तक उन्होंने घर में धूप जलाकर घर की शुद्धि की और उस बुरी ताकत को वहाँ से जाने की प्रार्थना की। घर की बिल्कुल शुद्धि होने के बाद वो अंकल उस टॉय को अपने साथ लेकर चले गए और फिर हम सब ने राहत की सांस ली। ये सब मेरे लिए एकदम अजीब था। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि मैंने पहली बार ऐसा कुछ
डरावना महसूस किया था। इतना ही नहीं बल्कि घर वाले जब मुझे भूत कहकर जिस नाम से डराते थे उसे मैंने पहली बार अपनी आंखों से देखा था कि भूत क्या होता है और डर क्या होता है, ये मैंने पिछले कुछ दिनों में बहुत ही करीब से महसूस किया था। वो खिलौना इन सब बातों का जड़ था और कभी भी कोई बच्चा अगर बार बार एक ही बात कह रहा है तो उसकी बात को कृपया नज़रअंदाज मत करें, क्योंकि 100% वो सच बोल रहा है। भगवान ना करे कि ऐसी नौबत किसी बच्चे किसी इंसान पर आए। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इसी डरावनी और ख़तरनाक कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।